सभी सहभागियों को नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल यानी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हमारा सीखने सिखाने का काम जारी है। आज हम लोग नवें सप्ताह के अंतिम सत्र में हैं। हिंदी भाषा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध की व्याख्यान संख्या 45 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, नवें सप्ताह के 45वें व्याख्यान के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, हम लोग हर कक्षा में कुछ न कुछ नया सीखते हैं। आज भी यही सिलसिला यानी कुछ न कुछ नया सीखने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इससे पहले आवश्यक ये है कि हम लोग जो पिछला व्याख्यान था संक्षेप में उस पर दृष्टिपात कर लें, जिससे हम आज की कक्षा के क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने श्रवण, वाचन, पठन और लेखन कौशल के स्वरूप को जाना था, उसकी विशेषताओं पर दृष्टिपात किया था और उसके महत्व को भी हम लोगों ने रेखांकित किया था। मुझे आशा है कि व्याख्यान संख्या 44 आप सभी सहभागियों के लिए कारगर सिद्ध हुआ होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि भी हुई होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इस अंतिम व्याख्यान में फिर से सीखने सिखाने के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमने विषय लिया है वो विषय है संक्षेपण, परिभाषा, नियम और उदाहरण। तो आज के इस सत्र में हम लोग ये सीखेंगे कि संक्षेपण क्या है, संक्षेपण की परिभाषा क्या है, इसी के साथ साथ संक्षेपण के नियमों पर भी विचार किया जाएगा और अंत में हम लोग संक्षेपण को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संक्षेपण की परिभाषा क्या है, यानी उसकी परिभाषा पर हम लोग विचार करेंगे। तो सहभागियों, किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्ति, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन वस्तुतः संक्षेपण के अंतर्गत आता है। यानी कहने का आशय ये है, परिभाषा से ये ध्वनित होता है कि कोई विस्तृत विषय है, उसमें जो अनर्गल यानी अप्रासंगिक है, जिसके बिना काम चल सकता है, उसको निकाल करके केवल जो सूत्रवत सामग्री होती है उसको हम एक जगह एकत्रित करते हैं, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि उसका अर्थ बाधित ना हो। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार संक्षेपण जो है वो एक स्वतःपूर्ण रचना के रूप में हमारे सामने आती है। उसको जब कोई भी पाठक पढ़ लेगा तो उसके बाद जो मूल पाठ था यानी जो विस्तृत पाठ था उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। सामान्यतया संक्षेपण में लंबे चौड़े विवरण, पत्राचार आदि की सारी जो बातें होती हैं उसको अत्यंत संक्षिप्त रूप में और क्रमबद्ध रूप में सुनियोजित किया जाता है।
इसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों और तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा रूप कहा जा सकता है। लेकिन ध्यातव्य ये है कि इसमें मूल की कोई बात या उसका कोई तत्व जो कि आवश्यक होता है वो छूटना नहीं चाहिए या नहीं छूटता है। होता यह है कि जो अनावश्यक बातें होती हैं उसको हम छांट करके निकाल देते हैं और केवल मूल तथ्य को ही रखते हैं। कहने का आशय ये है कि हम आवश्यक और जिसका संप्रेषण हो सके वही सामग्री अपने पास रखते हैं। लेकिन यह काम बहुत सहज नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। संक्षेप यानी संक्षेपण में बात करने के लिए ज़रूरी ये है कि इसके लिए एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण लेना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अभ्यास के माध्यम से हम उस प्रशिक्षण को लेते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक व्यायाम भी है। तो बावजूद इसके कि कोई भी संक्षेपण अभ्यास पर आधारित होता है, लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जिन पर हम ध्यान दे करके एक अच्छा संक्षेपण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका जो पहला गुण है वो है पूर्णता। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूट तो नहीं गया। कहने का आशय यही है कि संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। इसका दूसरा गुण होता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का अर्थ ये है कि इसमें जो अनावश्यक रूप से विशेषण, दृष्टांत, उद्धरण, व्याख्या इत्यादि का उल्लेख होता है या वर्णित होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। लंबे लंबे शब्दों और वाक्यों के स्थान पर सामासिक चिन्ह लगाकर उन्हें छोटा बनाया जाना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है यानी गुण है वो है भाषा की सरलता। संक्षेपण के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी भाषा सरल हो लेकिन परिष्कृत होनी चाहिए। संक्षेपण की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, अविधात्मक होनी चाहिए, यानी उसमें लक्षणा या व्यंजना का कोई स्थान नहीं होता है। और जब भाषा अविधात्मक होती है तो स्वयं ही संक्षेपण सरल हो जाता है। अगला गुण है शुद्धता। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता आवश्यक होती है। कहने का आशय ये है कि संक्षेपण में वही तथ्य तथा विषय लिखे जाएं जो मूल संदर्भ में हों। कोई भी बात अशुद्ध, अस्पष्ट ना हो। यानी कहने का आशय ये है कि उन तथ्यों को निकाल देना चाहिए जो कि अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। इसमें मूल के आशय को विकृत करने या परिवर्तित करने का संक्षेपक को कोई अधिकार नहीं होता है और न ही वो किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ही कर सकता है। यानी जो मूल विषय है उस पर वो टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। उसके संदर्भ में अपने मत वो नहीं व्यक्त कर सकता है। और भाषा जो है वो व्याकरण के आधार पर होनी चाहिए। इसका एक गुण और है वो है प्रवाह और क्रमबद्धता।
संक्षेपण में भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। भाव क्रमबद्ध हो और उसकी भाषा प्रवाहपूर्ण हो। क्रम और प्रवाह के संतुलन से ही संक्षेपण का रूप निखरता है, यानी एक प्रभावशाली संक्षेपण तैयार होता है। और एक गुण और है, वो है स्पष्टता। संक्षेपण का पाठक मूल अनुच्छेद नहीं पढ़ता है, इसलिए इसमें कोई मुद्दा जो कि मूल अनुच्छेद में था वो छूटना नहीं चाहिए। संक्षेपण में मूल अवतरण के दृष्टांत, व्याख्या और अलंकारिकता आदि यदि हो तो उसे अलग कर देना चाहिए। परंतु ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि उसका जो सार है या उसके जो मूल भाव हैं वो इनको निकालने से बाधित न हो, यानी वो व्यक्त हो, वो संक्षेपण उनको व्यक्त करने में सक्षम हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण को गौर करने की बात है कि जो मूल है उसका तृतीयांश यानी उसका 1/3 होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि जो उसकी अर्थ व्यंजना है, यानी जो उससे अर्थ व्यक्त होता है, निकलता है, वो स्पष्ट होना चाहिए। बताया जा चुका है कि भाषा सरल हो, परिष्कृत हो, भाषा की शुद्धता हो और भाषा प्रवाहमयी हो। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि एक प्रभावशाली संक्षेपण का निर्माण किया जा सकता है। तो आशा है कि समझ गए होंगे कि उसके क्या क्या गुण होते हैं। अब हम लोग विचार करेंगे कि इसकी विधि क्या है। किसी अवतरण को संक्षिप्त करने से पूर्व हम कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिस पर अगर गौर कर लें तो वो संक्षेपण सही संक्षेपण के रूप में उभर करके सामने आ सकता है। इसको हम पद्धति के रूप में भी रेखांकित कर सकते हैं। अगर इन पद्धतियों का अनुसरण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा संक्षेपण तैयार हो जाएगा। सबसे पहला पाठन, यानी जो मूल संदर्भ है, यानी जिसका हमको संक्षेपण करना है, उसको तब तक हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए जब तक कि उसमें निहित भावार्थ स्पष्ट ना हो जाए। इसके बाद ही संक्षेपण लिखना आरंभ करना चाहिए। यदि एक बार पढ़ने से भाव यानी जो उसमें अर्थ निहित है वो स्पष्ट ना हो तो उसको दोबारा पढ़ना चाहिए, तिबारा पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। इसलिए ये भी कहा जाता है कि मूल अवतरण यानी मूल जो पाठ था उसको कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए। इसके पश्चात हम लोग रेखांकन करते हैं, यानी मूल के भावार्थ को समझ लेने के बाद उन आवश्यक शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को रेखांकित कर देना चाहिए जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं और जिनको संक्षेपण में सम्मिलित करना आवश्यक होता है। ये ऐसे तथ्य होते हैं जिनका मूल विषय से सीधा संबंध होता है अथवा उसमें निहित भावों और विचारों को व्यक्त करने में ये सहायक होते हैं। कहने का आशय है कि कोई तथ्य छूटने ना पाए। और ये किस बात पर निर्भर करता है? ये संक्षेपणकर्ता की सूक्ष्म दृष्टि और निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है। यानी वो कितनी गहराई से
पाठ को समझता है और फिर कौन से अंश उसे लेने हैं और कौन सा अंश उसे छोड़ देना है, इस की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आवश्यक और महत्वपूर्ण विचार बिंदुओं को रेखांकित अगर कर लेते हैं तो अनावश्यक और गौण जो तथ्य हैं वो अपने आप ही छूट जाएं, यानी छूट सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से रेखांकन का प्रयोग करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं तो कहा जा सकता है कि वस्तुतः यही संक्षेपण के ताले की कुंजी है। तत्पश्चात प्रथम आलेख या प्रारूप तैयार किया जाता है। संक्षेपण को अंतिम रूप देने से पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। उसमें उन समस्त भावों और विचारों को शामिल कर लेना चाहिए जो आवश्यक हैं, फिर उसमें हम संशोधन करें। यहाँ गौरतलब ये भी है कि मूल संदर्भ के विचारों की क्रम व्यवस्था में कभी कभी अगर ज़रूरी हो तो परिवर्तन किया भी जा सकता है, यद्यपि जहाँ तक संभव हो ये परिवर्तन न हो तब ही उचित होगा। इसके बाद सुसंबद्धता इस विधि का एक अंग है, यानी प्रारूप और सामग्री में तुलना करके देखना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या बात छूट तो नहीं गई है। यदि कुछ छूट गया है तो उसे प्रस्तुत संक्षेपण में हम सम्मिलित करेंगे। एक बात ध्यान रखने की ये भी है कि मूल अवतरण में आए विचारों की क्रम जो व्यवस्था होती है उसमें, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, कि परिवर्तन की गुंजाइश होती है, लेकिन परिवर्तन से अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। परिवर्तन किया तो जा सकता है, परंतु विचारों का क्रम इस प्रकार हो कि प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए अर्थात सुसंबद्ध प्रतीत हों। इसके बाद हम शब्दों की गणना करते हैं। प्रायः प्रश्न में दिए गए अवतरण की संख्या भी लिखी होती है। अगर वो संख्या उल्लेखित ना हो तो जो मूल अवतरण है उसके शब्दों की गणना कर लेना ज़रूरी होता है। यहाँ पर उल्लेखनीय ये है कि हिंदी अवतरण की शब्द गणना थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसका कारण ये होता है कि इसमें विभक्तियाँ और परसर्ग तथा सामासिक पद होते हैं जो कि गणना में बाधा के रूप में आते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी में जो विभक्तियां हैं यानी कारकी चिन्ह हैं वो संज्ञाओं से अलग करके लिखे जाते हैं और सर्वनामों के साथ, जैसे राम ने, कृष्ण को, लेकिन सर्वनाम में देखिए उसने, मैंने, तुमको आदि। इसी प्रकार से जो समास की पदावली है उसके लिए हाइफन का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता, पिता, गुरु, शिष्य इत्यादि। तो जब हम शब्द गणना करते हैं तो मूल अवतरण की जो लेखन पद्धति है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यदि मूल में विभक्ति शब्द में मिलाकर लिखी गई है तो उसे एक ही शब्द समझना चाहिए, और यदि शब्द और विभक्ति अलग अलग हैं तो उन्हें हम दो शब्द समझें। यही स्थिति सामासिक पदों की भी होती है। यदि सामासिक
पद मिलाकर लिखा हो, जैसे मातृप्रेम, तो उसे एक शब्द माने, और यदि सामासिक पद अलग अलग लिखा हो तो जैसे मातृ हाइफन प्रेम, तो अलग अलग उन्हें मानना चाहिए। मूल अवतरण के शब्दों की लगभग यानी उसके आसपास की जो संख्या है उसको प्राप्त करने की एक सरल विधि है। यदि किसी अवतरण में 12 पंक्तियां हैं तो प्रथम 3 पंक्तियों की गणना कर लीजिए। मान लीजिए उसमें 40 शब्द हैं, तो 40 को हम विभक्त कर देते हैं, 3 के बजाय 4 पंक्तियां मान करके, तो एक पंक्ति में 10 शब्द आएंगे और औसत निकाल लेंगे, और एक पंक्ति में औसतन 10 शब्द होगा। तो 12 पंक्तियां हैं तो लगभग 120 शब्द होंगे। उसके बाद हम उसके आकार का निर्धारण करते हैं। प्रायः जो परीक्षाएं होती हैं उसमें शब्द संख्या निर्धारित कर दी जाती है। ऐसे में यदि आपके जो प्रस्तुत संक्षेपण का रूप है यानी उसकी शब्द संख्या अधिक या कम करना उचित नहीं होता है। यदि संख्या का निर्देश ना हो तो फिर हम 1/3 शब्द रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्लेखनीय ये भी है कि हर स्थिति में ऐसा निश्चित नहीं है कि उतने 1/3 यानी 1/3 जिसको आप कहते हैं शब्द हों, बल्कि कुछ शब्द कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि जो भी संक्षेपण है उसमें भाषा जो प्रयुक्त की गई है वो व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। इसके पश्चात अब हम लोग बात करते हैं शीर्षक की। एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। प्रायः अवतरण के आरंभ में ही शीर्षक छिपा रहता है। संक्षेपण के भावों और विचारों के अनुकूल ही एक संक्षिप्त शीर्षक देना चाहिए। प्रयत्न ये करना चाहिए कि शीर्षक का आकार छोटा हो और उसमें शब्द कम हो। कभी कभी लंबा शीर्षक भी दिया जा सकता है, लेकिन लंबा शीर्षक तभी दिया जाएगा जब उसकी आवश्यकता हो। और कहने का आशय यह है कि शीर्षक का संबंध जो है वो मूल अवतरण में विचारों के साथ, यानी जो मूल अवतरण में विचार व्यक्त किए गए हैं उसके साथ उसका सामंजस्य होना चाहिए, और इस प्रकार से उसे लिखा जाना चाहिए, चुना जाना चाहिए कि पढ़ते ही पाठक के मानस पटल पर जो उस अवतरण में भाव और विचार हैं वो अंकित हो जाएं, उसके मानस पर आ जाएं। और शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक के चुनाव में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इसका भी किसी अवतरण के संक्षेपण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब इसकी शैली पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। संक्षेपण वस्तुतः एक स्वतंत्र रचना है और जिसकी अपनी निजी शैली होनी चाहिए, तभी उसमें आकर्षण उत्पन्न होता है। यह सरल हो, सुबोध हो और व्याकरण सम्मत हो, यानी व्याकरण के साथ हो। इसमें शब्दाधिक्य यानी अधिक शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें अभिव्यक्ति की कला के बजाय भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यानी आप कला के आग्रह के कारण भावों को छोड़ नहीं सकते हैं।
कलात्मक अभिव्यक्ति के स्थान पर भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करना अधिक ज़रूरी होता है। और पहले इसका उल्लेख किया जा चुका है कि ये अभिधा प्रधान होती है। अंत में ये भी महत्वपूर्ण है कि संक्षेपक को अपनी भाषा शैली से बचना चाहिए, यानी वो जो उसकी अपनी भाषा शैली है, संक्षेपण के समय उससे बचना चाहिए। जो आवश्यकता है उसी शैली का प्रयोग करना चाहिए। और संक्षेपण में एक भी शब्द निरर्थक नहीं होता है। ऐसा शब्द नहीं प्रयुक्त होना चाहिए जो अर्थवान न हो। जरूरी यह है कि अर्थ जो है वो पूर्ण रूप से समग्रता में अभिव्यक्त हो। माना जाता है कि संक्षेपण की शैली तार शैली से सर्वथा भिन्न होती है। यानी जैसे रुको, बेचो मत, इस तार का अर्थ या इस प्रकार के अगर आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो प्रसंग से नहीं परिचित है उसके लिए इस प्रकार के शब्द जो हैं वो निरर्थक ही होते हैं। इसी को तार शैली कहा जाता है और इसमें वाक्य अपूर्ण होते हैं। प्रसंग और व्यक्ति के अनुसार उनका अर्थ जो है वो निर्धारित होता है, यानी जो तार भेजता है या जो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है उससे पहले ही सुनने वाला या पढ़ने वाला परिचित होता है और वो तो ठीक ठीक अर्थ समझ लेगा, लेकिन जो प्रसंग से परिचित नहीं है वो अर्थ को नहीं समझ पाएगा। उल्लेखनीय ये भी है कि ऐसे माध्यम को हम छोड़ करके एक सहज और साधारण माध्यम को अपनाएं जिससे अवतरण का पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इन तथ्यों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो अच्छा संक्षेपण हो सकता है। लेकिन अंत में फिर मैं इस तथ्य का उल्लेख करना चाहूँगा कि संक्षेपण के लिए कोई बहुत निश्चित नियम तैयार नहीं किए जा सकते हैं। वस्तुतः संक्षेपण जो है वो अभ्यास पर आधारित होता है। जितना अभ्यास आप करेंगे, जितने अवतरणों का आप संक्षेपण करेंगे, उतना ही संक्षेपण की कला में निखार आता जाएगा। जो अभी हमने बात की है वो सामान्य नियम के रूप में बात की। तो अब हम लोग संक्षेप में आप लोग इसको देख सकते हैं। एक अवतरण है जो आप लोग पढ़ेंगे और उसके उत्तर तक पहुंचने का, यानी उसका जो संक्षिप्त रूप है वो भी आप समझने का प्रयास या प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये आप लोग स्वाध्याय के माध्यम से करेंगे, यानी इसको स्वाध्याय के माध्यम से आप अभ्यास इसका करेंगे। हम लोग चूँकि समय का अभाव है इसलिए इस व्याख्यान के अंतिम चरण में हम लोग प्रवेश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो अभी आपके सामने बात हुई है, यानी संक्षेपण के संदर्भ में बातचीत की गई है, कुछ बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, उसको आत्मसात कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम लोग जो
सदैव की भांति एक प्रक्रिया है स्वमूल्यांकन की, सीखने और समझने की, उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले जो व्याख्यान संख्या 44 है उसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर ब, दूसरे का अ, फिर तीसरे का ब, चौथे का ब और पांचवें का सा है। और आज के स्वमूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप लोग उसको पढ़ करके उसके सही विकल्पों का चयन करते हुए अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, संक्षेपण में भाषा कैसी होनी चाहिए? विकल्प अ सरल, ब स्पष्ट, सा कठिन, द विशेष। प्रश्न नंबर 2, संक्षेपण के गुण इसमें से नहीं हैं। विकल्प अ संक्षिप्तता, विकल्प ब स्पष्टता, विकल्प सा शुद्धता और विकल्प द भावार्थ। प्रश्न नंबर 3, इनमें से अशुद्ध वाक्य है। संक्षेपण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। विकल्प ब, भाषा सरल और परिष्कृत होनी चाहिए। विकल्प सा, भाषा में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। विकल्प द, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। विकल्प आ बहुपत्नित, अनेक पत्नी, बा सा इनमें से दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, संक्षेपण कहते हैं। विकल्प आ विस्तृत विवरण, बा सविस्तार व्याख्या, सा वक्तव्य, दा सभी। तो इस प्रकार से ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आप लोग अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहे। तो इस आशा के साथ कि दिए गए अवतरण को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसके संक्षेप रूप को लिख करके अभ्यास करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। धन्यवाद।